हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। DSSB PRT की प्रिपरेशन की सीरीज़ में हमारा थर्ड वीडियो होगा। बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाए बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब रेगुलरली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर आपके साथ थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। PRT का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ। एक पेपर हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है। उसका जो पार्ट बी है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी में जिसमें साइकोलॉजी, CDP, टीचिंग मेथोडोलॉजी ये सब देखने को मिलती है, तो पार्ट बी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और 100 क्वेश्चन यानी कि एक पेपर हम कर चुके हैं, दूसरा पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जो कि आज शुरू करेंगे। तो 2 पार्ट्स में एक पेपर मैंने कंप्लीट आपको कराया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी लर्न बेस्ट। प्री प्राइमरी में जो चिल्ड्रन होते हैं वो सबसे बेस्ट कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। तो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, पूर्व प्राथमिक के, वो प्ले मेथड से, है ना, खेल में के द्वारा चीज़ों को सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हैं। और स्पेशली किसकी बात हो रही है? प्री प्राइमरी चिल्ड्रन की, ठीक है। वो कैसे बेस्ट सीखते हैं? थ्रू प्ले, गेम्स के थ्रू, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा। और दिख भी रहा होगा, विजिबल होगा आपको, है ना, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। द इंडियन सिस्टम डिफाइंस एजुकेशन एज। जो इंडियन सिस्टम है वो एजुकेशन को कैसे डिफाइन करता है? तो इंडियन सिस्टम डिफाइंस एजुकेशन एज ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल इन परस्यू ऑफ ट्रुथ। सत्य की खोज में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, भारतीय प्रणाली शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित करती है कि जो शिक्षा है वो सत्य की खोज में मानव की आत्मा का प्रशिक्षण है। ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल इन परस्यू ऑफ ट्रूथ। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व करते रहना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन जर्नी में जानना कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, किस पर आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमेसी ऑफ NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो द प्राइमेसी ऑफ NCF इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इज़ व्हाट? मेकिंग करिकुलम इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल टू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो करिकुलम है वो समावेशी, इंक्लूसिव बनाया जाए और अर्थपूर्ण बनाया जाए, यानी कि मीनिंगफुल हो। तो जो NCF का प्राइमरी पर्पज़ है करिकुलम को डेवलप करने का, वो यही है कि हमारा करिकुलम जो है इंक्लूसिव बनाया जाए और मीनिंगफुल बनाया जाए। तो ये याद रखना। NCF से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसको आपको याद रखना है कि NCF कैसा करिकुलम डिज़ाइन करना चाहता है या करता है, जो कि इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेके चले, समावेशी हो और मीनिंगफुल हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स बिकम। जो छात्र केंद्रित कक्षा होती है, स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, या स्टूडेंट्स क्या बनते हैं? ज्ञान के निर्माता, क्योंकि वो खुद से करके सीखते हैं। लर्नर सेंटर क्लासरूम में सारा फोकस या सारा अधिकतर जो काम है, प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें बच्चों पर फोकस्ड होकर कराई जाती हैं, बच्चों के द्वारा भी कराई जाती हैं। तो यहाँ से बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं और नॉलेज क्रिएशन कर पाते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज का। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या क्लासरूम से आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, छात्र केंद्रित कक्षा से। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टैब्यूला रासा और द ब्लैंक स्लेट कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड वाज डेवलप्ड बाय। ये कंसेप्ट्स के बारे में आपसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, या ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। टैबुला रासा या ब्लैंक स्लेट की बात की है अविसेना ने। किसने? अविसेना ने ये बात की है अबाउट टैबुला रासा या फिर ब्लैंक स्लेट के बारे में, चिल्ड्रन के माइंड का जो कंसेप्ट है, एवेसीना ने उसके बारे में बात की है। तो आप इनका नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ दी
methods of motivating a child is cognitive conflict. This method is a what? तो प्याजे ने, आप जानते हो, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, ठीक है, मेनली कॉग्निशन के बारे में जो बताया है प्याजे ने बताया। यहाँ पर मेथड ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर कौन से मेथड की बात चल रही है? मेथड ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज़ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है, ये मेथड क्या है? दिस मेथड इज़ अ इक्विलिब्रेशन। ये मेथड जो है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का, ये क्या है? इक्विलिब्रेशन है। तो इसको आपको याद रखना है, संतुलन का, ठीक है, संतुलन हिंदी में, वैसे इक्विलिब्रेशन। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। और ये मेथड क्या है? इक्विलिब्रेशन का। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेथड ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये किसका है, किसने बताया है? तो प्याजे ने बताया है। ठीक होगी बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड रेंजेस। तो प्याजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं, उनका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखना, किसमें कितना टाइम पीरियड है, या कौन से टाइम पीरियड को कौन सा स्टेज बोला जाता है, ये याद रखना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड की बात करें तो 7 से 11 साल का है, ठीक है, 7 to 11 ईयर्स। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड की बात करते हैं, 7 से 11 साल का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चिल्ड्रन डेवलप ईकोसेंट्रिज्म, ये कहते हैं प्याजे कहते हैं कि बच्चे जो है ईगोसेंट्रिज्म को डेवलप करते हैं। और ये होता कौन से स्टेज में है? तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है, जब बच्चे ईगोसेंट्रिज्म को, ठीक है, उदासीनता बोला जाता है इसको, जब बच्चे ईगोसेंट्रिज्म को डेवलप करते हैं, ये प्री प्राइमरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप बच्चे में हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 3 मेजर डोमेन्स हैं वो क्या हैं? एक तो फिजिकल है, ठीक है, एक कॉग्निटिव है, और एक आपका साइको सोशल है। ये तीनों आप याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 3 मेजर डोमेन्स हैं वो क्या हैं? फिजिकल डोमेन, ठीक है, फिजिकल डोमेन इसमें आ जाता है आपका, कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव, और आपका आ जाता है इसमें साइको सोशल, ठीक है, तीनों डोमेन का नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ चाइल्ड प्लेइंग विद लीगो ब्लॉक्स ट्राइज वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट्स एन इंजन, व्हाट मेथड इज द चाइल्ड यूजिंग। तो बच्चा जो है खेल रहा है, लेगो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है बच्चा, ठीक है, और वेरियस कॉम्बिनेशंस बना रहा है, ठीक है, यानी कि वो बना रहा है, नहीं बन रहा, फिर से बना रहा है, सक्सेसफुली उसने फिर एक इंजन बना दिया। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है? ट्रायल एंड एरर, क्योंकि एरर उसने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, दैट मीन्स वो फेल भी हो रहा है, एरर आ रहा है, फिर वो ट्राई कर रहा है, फिर नया कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ट्रायल एंड एरर में आ जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉबिन, अ क्लास सेकंड स्टूडेंट, इज attentively watching animals on National Geographic Channel. He observes new species of animals and adds them to the existing group of animals in his memory. This is called assimilation. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे assimilation, ठीक है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक कक्षा 2 का छात्र है, ठीक है, रॉबिन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में वो जानवरों को ध्यान से देखता है, वो जानवरों की नई प्रजातियों को ऑब्ज़र्व करता है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ और आई हैं नई, ठीक है, और उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो इसको बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है, स्वांगीकरण, उसने उसको आत्मसात कर लिया, अपनी मेमोरी में ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अ न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ इट्स हेड इन अराउंड 2 months followed by other organs. This type of development is called, तो इसको आप बोलते हैं सिफेलोकॉर्डुअल, ठीक है, इस तरह की डेवलपमेंट को सिफेलोकॉर्डुअल बोला जाता है। पहले 2 मंथ में बेबी अपने
जो हेड है, उसका सिर है, उसको कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखता है, उसके बाद और ऑर्गन्स को सीखता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेफलोकॉर्डल। क्या बोला जाता है? सेफलोकॉर्डल या कपाल मापीयता इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन। अटेंशन का एक्सटर्नल फैक्टर का एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर क्या होगा? फॉरगेटिंग मेमोरी, इंटरेस्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो अगर हम अटेंशन के एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की बात हो रही है अटेंशन की, तो उसमें क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना किस में आएगा? ये बाहरी कारक में। ध्यान के बाहरी कारक में क्या आता है? प्रतिस्पर्धा की भावना होना। When does effective learning happen? Effective learning कब होती है? When a student is ready to learn. हमेशा अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है, तो उसी को इफ़ेक्टिव लर्निंग कहा जाता है। तभी इफ़ेक्टिव लर्निंग हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी एंड इनइक्विटिवनेस इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड बाय। बच्चों में हम रचनात्मकता और पूछताछ की एक भावना, ठीक है, उसको हम कैसे, इनमें से किसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं? वो लेक्चर मेथड, लेक्चर दे के, डेमोन्स्ट्रेशन, उसको कुछ दिखा के, ऑब्जर्वेशन सिखा के, या रोल प्ले से। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर आपका, एक तो क्रिएटिविटी और एक इनिक्विटिवनेस जो है, पूछताछ या उसमें कुछ रचनात्मकता डालना, ये रोल प्ले मेथड से बेस्ट आप बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। कौन से मेथड से? रोल प्ले से। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्ले बेस्ड अप्रोचेस इन लर्निंग। तो लर्निंग में जो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है और एक होती है प्ले बेस्ड अप्रोच, तो ये अप्रोचेस क्या है? ये इम्प्रूव करती हैं चिल्ड्रन की इंगेजमेंट को और मोटिवेशन को, बच्चे को मोटिवेट करती हैं और उसका ध्यान लगाती हैं टूवर्ड्स लर्निंग। ठीक है, कौन कौन सी अप्रोच? प्रोजेक्ट बेस्ड और प्ले बेस्ड। तो ये आप याद रखना, जो प्रोजेक्ट बेस्ड और प्ले बेस्ड अप्रोचेस होती हैं, बच्चे की जो अटेंशन है, एक तरीके से कह सकते हैं अटेंशन को, इंगेजमेंट को, पढ़ाई में उसको इंगेज करना उसमें हेल्प करती है और मोटिवेट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ डाइवर्स क्लासरूम टीचर्स कैन इनहिबिट लर्निंग बाय। एक डाइवर्स क्लासरूम में टीचर्स लर्निंग को कैसे इनहिबिट, है ना, एक विविध डाइवर्स क्लासरूम में जो लर्निंग होगी वो किससे बाधित हो सकती है? डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन चिल्ड्रन। डाइवर्स क्लासरूम होगा, उसमें अलग अलग तरह के छात्र होंगे, तो अगर वो कब आपकी उसमें बाधा बनेगी, कब क्लास अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाएगी? अगर आप बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं हो पाएगी। अब देखो, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा था? नेगेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं समझ आ रहा कोई क्वेश्चन ऐसा है, अब इसमें पूछा था कि कक्षा में बाधा क्या डाल सकता है, तो बाधा क्या डालेगा? प्रैक्टिसाइजिंग इक्वालिटी, इक्वालिटी को बढ़ावा देना, शेयरिंग एक्सपीरियंस, इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन डायलॉग, ये तो नहीं देगा। तो बाधा क्या डालेगा? डिस्क्रिमिनेशन करना। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो क्या सीधा सीधा सिंपल सा सवाल था। कोई भी जो सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है और कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें आप ये तरीका अपना सकते हैं, है ना, कि नेगेटिव क्वेश्चन में पूछा है या पॉजिटिव पूछा है, तो ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर सेंटर्ड क्लास। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़ा स्टूडेंट बेस्ड क्लास के बारे में या स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास के बारे में। अब ये सवाल है टीचर सेंटर्ड क्लास के बारे में। तो टीचर सेंटर, शिक्षक केंद्रित जो कक्षा होती है, उसमें इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता? चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप एंड डिस्कसिंग। टीचर सेंटर्ड क्लास में चिल्ड्रन वर्क नहीं करते। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टीचर सेंटर्ड क्लास में टीचर पर ही सारा दारोमदार होता है, ये कह सकते हैं। टीचर डिक्टेटिंग नोट कराता है, टीचर लेक्चर देता है और टीचर ही एक्सप्लेन करता है। तीनों बातें करेक्ट है, लेकिन चिल्ड्रन वर्क करते हैं, ये टीचर सेंटर्ड क्लास में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A teacher prepares her lesson plan and plan appropriate activities for effective teaching, but due to student distractions, he fails to effectively deliver the lesson. तो teacher fails because of
लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजरियल स्किल्स, यस। देखो एक टीचर बनने के लिए, ठीक है, सिर्फ आपको नॉलेज होना, सिर्फ आपके पास डिग्रीज होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपके अंदर कई तरह की स्किल्स होंगे, वो सब मिलकर आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर टीचर को नॉलेज है, उसने लेसन प्लान बना लिया, एक्टिविटीज़ कैसे इफ़ेक्टिवली कन्वे करनी है क्लास में चीज़ें, वो सब उसने प्लान कर ली, लेकिन बच्चों का ध्यान इधर उधर होने के कारण वो इफ़ेक्टिवली वो चीज़ें बच्चों को नहीं सिखा पाया। तो क्या कारण रहा कि वो मैनेज नहीं कर पाया। पहले उसने बच्चों को मैनेज करना था, तब चीज़ों को डिलीवर करना था। तो यहाँ पर उसके जो क्लासरूम मैनेजरियल स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी है। खैर ये तो किताबी बातें हैं, लेकिन एक क्लास को वाकई में अच्छे से मैनेज करके और जो आप डिलीवर करना चाहते हो, 100% तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ परसेंट भी डिलीवर कर पाना अपने आप में बड़ी टास्क होती है। क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबको मैनेज करना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आप उनको इम्पैक्टफुली कैसे सिखा पाते हैं, वो और भी बड़ी बात है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। किसी भी क्लास में लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज़ आपको करानी है जो कि बच्चों को सूट करे, दैट मीन्स बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो कैसी नॉलेज आपको होनी चाहिए? टीचर को शुड हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल नॉलेज साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं चाहिए, बिहेवियर साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, अब नॉर्मल की नहीं। यहाँ पर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है वो अगर टीचर में है, ठीक है, उसकी नॉलेज टीचर को है, वो एक डेवलपमेंटल अप्रोच टीचर के माइंड में है, तो वो डिज़ाइन कर पाएगा बच्चों की एक्टिविटीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड शोज फियर एंड एंजाइटी in front of an unknown person and moves close to the mother. This is called stranger anxiety. Of course, आप जब किसी छोटा बच्चा है, वो किसी स्ट्रेंजर से मिलते ही जिसके साथ वो है, चाहे मदर हो या फादर हो, उनके पास जाने लगता है, थोड़ा घबराता है स्ट्रेंजर से, उसको सिंपली स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं। बाय क्वेश्चन ये भी नोटिस करते रहना, चाहो तो नोट कर सकते हो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना, चाहे आप किसी बैच के थ्रू कर रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आपके लिए अगर आपके पास टॉपिक्स चैप्टर्स नोटेड होंगे ना कि यहाँ से मुझे पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उस बात का भी ध्यान रखना। तो स्ट्रेंजर को देख के बच्चा माँ के पास जाता है, उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a modifiable connection is not made between a situation and response, the connection strength decreases। इसको क्या बोलेंगे? देखो ये कह रहा है कि जब एक मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बन पाता किसी भी सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में, जब एक मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बन पाता है, मॉडिफाइबल मतलब जिसको बदलाव किया जा सके आवश्यकता के अनुसार, वो रिश्ता या वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है किसमें, सिचुएशन और रिस्पॉन्स में, तो कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कनेक्शन नहीं बन पा रहा तो कनेक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन कैन ऑप्ट फॉर डैश if there is a need for learning of any type of education including literacy, basic education, skill development and equivalency। तो इसका सही आंसर होगा एडल्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। अब इसको फिल करके तब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। वन कैन ऑप्ट, एक कोई भी है वो चूज़ कर सकता है अडल्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन को, अगर देर इज़ अ नीड ऑफ लर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग, जहाँ पर लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इक्विवेलेंसी की बात होगी, तो कोई भी एडल्ट और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन को ज्वाइन कर सकता है। इसको आप हिंदी में बोलेंगे वयस्क और निरंतर शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू कंसीडरिंग डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो
एजुकेशन का एक मीडियम हो रहा है आजकल। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है? तो सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, इट compasses students who are geographically isolated and find it difficult to avail education through regular classes। जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, भौगोलिक जिनकी जो स्थिति है वो एजुकेशन जहाँ पर दी जा रही है, चाहे वो शहर में हो या शहर से और दूर कहीं हो, वहाँ से दूर रहते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये प्रोग्राम लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स for secondary education is a government sponsored scheme with the purpose of। अब बात हो रही है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन की। इसका पर्पस पूछ रहे हैं कि क्या है? तो इसका पर्पस है प्रमोटिंग एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी लेवल पर जो 14 से 18 साल की लड़कियां हैं उनके एनरोलमेंट को प्रमोट करना, बढ़ाना, इसका पर्पस है 14 से 18 साल की लड़कियों का। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इज़ वन ऑफ दी 4 फ्रेमवर्क्स पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000, 2005 बाय डैश इन इंडिया। NCF के साथ साथ टोटल ये 4 चीज़ें लाई गई थी, एक 1975 में, एक 1988 में, एक 2000 में, 2005 में। और ये कौन लेकर आया था? NCERT लेकर आया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, JP नाइक हैज़ डिस्क्राइब्ड डैश एज द इल्यूसिव ट्राइंगल इन इंडियन एजुकेशन। JP नाइक ने इंडियन एजुकेशन में एक इल्यूसिव ट्राइंगल बताया है। अब उस इल्यूसिव ट्राइंगल में क्या है? इक्वालिटी है, क्वालिटी है और क्वांटिटी है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। JP नाइक ने इल्यूसिव ट्राइंगल बताया है कि जो इंडियन एजुकेशन है वो एक इल्यूसिव ट्राइंगल है जिसमें इक्वालिटी आती है, क्वालिटी आती है और क्वांटिटी आती है। क्वालिटी और क्वांटिटी साथ में इक्वालिटी। क्लियर है? ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेंटेनिंग एंड continually upgrading competencies and acknowledging prior learning and competencies through official recognition are the major objective of adult education। तो यहाँ पर फिर से आपके सामने adult education से सवाल है। ये कह रहा है कि दक्षताओं को बनाए रखना और लगातार उनको इम्प्रूव करना और आधिकारिक मान्यता के माध्यम से जो पूर्व शिक्षण है या दक्षता है या एक्सपीरियंस है उनको स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य किसका है? अडल्ट एजुकेशन का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिकग्नाइजिंग, फोस्टरिंग एंड डेवलपिंग सेंसिटिविटी to the needs of people in various identity categories are the primary aim of educational diversity। एजुकेशनल डाइवर्सिटी का मेन एम क्या है? विभिन्न पहचान श्रेणियों में लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उनको पहचानना, बढ़ावा देना और उनके प्रति सेंसिटिव होना। ये एजुकेशनल डाइवर्सिटी के क्या है? मेन पर्पज़ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, The dash represents one of the most economically impoverished and marginalized groups in India। तो जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ना, ST पॉपुलेशन, तो जो ST पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट करती है वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोवरिस्ड और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को इन इंडिया। कौन? शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है, CWSN की फुल फॉर्म पूछी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। याद रख लेना, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश ब्रिंग्स स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन क्लासरूम एंड कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस इन एनी एरिया एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये किस में होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में, जब बच्चों को एक साथ रखा जाता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, चाहे वो वीक हों या इंटेलिजेंट हों, किसी भी एरिया से आए हों, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ लेकर चला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
Full-time placement in a special education classroom may be referred to as dash, in which students with special needs spend no time with typically developing students. ये कह रहा है कि एक विशेष शिक्षा की कक्षा में पूर्णकालिक नियुक्ति को किसके रूप में कहा जा सकता है, जिसमें विशेष ज़रूरत वाले छात्र जो हैं वो आम तौर पर विकासशील छात्रों के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन, अलगाव, है ना। वो है क्या वहाँ पर आपके पास एक जो है फुल टाइम प्लेसमेंट है स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में, उसको बोलेंगे सेग्रीगेशन, जहाँ पर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड स्पेंड नो टाइम विद टिपिकली। ठीक है, जो स्टूडेंट है स्पेशल नीड वो डेवलपिंग स्टूडेंट के साथ शायद ही मुश्किल से ही टाइम स्पेंड कर पाते हैं, तो उसको सेग्रीगेशन या अलगाव बोला जाता है। ठीक है, उस थोड़ा सेग्रीगेट रहते हैं, अलग रहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन से। अगला क्वेश्चन है, इन 2018 डैश हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन इंक्लूजन पैनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया 2018 में कि उसको सेटअप करना है एक इंक्लूजन पैनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इंक्लूजन पैनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड किसने शुरू किया 2018 में? सीबीएसई ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ करिकुलम कंस्ट्रेंट? करिकुलम कंस्ट्रेंट क्या है? पाठ्यक्रम बाधा क्या है? लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश दिए जाते हैं उनके लिए पर्याप्त समय की कमी होना ही करिकुलम कंस्ट्रेंट कहलाता है। तो करिकुलम कंस्ट्रेंट क्या है? इंस्ट्रक्शन देने के लिए समय की कमी होना, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई टेक करिकुलम? इनमें से कौन सा हाई टेक करिकुलम है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। हाई टेक करिकुलम है इनमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन का एक्सप्लॉयटेशन करना एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। अत्याधुनिक सूचना और अत्यधिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शक्ति का फ़ायदा उठाना, ये उच्च तकनीक पाठ्यक्रम में आता है। ठीक है, जो आर्ट एजुकेशन है, जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं अवेलेबल, उनको उनके हेल्प से एक्सप्लोर करना, ठीक है, वही हाईटेक करिकुलम में आता है। अगला है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एन एकेडमिक प्लान? एक एकेडमिक प्लान के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो इसमें पर्पस आता है, कंटेंट आता है, सीक्वेंस, लर्नर्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, रिसोर्स, इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, ये सब किसके पार्ट हैं? एकेडमिक प्लान के पार्ट है। इसको पॉज करके लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है ये। पर्पस, कंटेंट, सीक्वेंस, लर्नर्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस, रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरिज्म वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम? करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हुए इनमें से बिहेवियरिज्म का कौन सा फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल होगा? लर्निंग शुड अकर व्हेन लर्नर शो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लर्निंग तभी होनी चाहिए, ठीक है, या तभी होती है जब लर्नर एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रहा हो। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बिहेवियरिज्म का, वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम। लर्निंग शुड अकर व्हेन लर्नर्स शो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेलिवेंट इन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी? कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है? सेंडर ज़रूरी है, रिसीवर ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी है। यहाँ पर रिमार्क्स का कोई काम नहीं बनता। कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी जब होता है उसमें रिमार्क्स का कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एन MOOC? MOOC का मेन यूज़ पूछा है यहाँ पर। फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स फॉर एनी एज ग्रुप। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है, फॉर एनी एज ग्रुप। ठीक है, इसका मेन यूज़ क्या हुआ? फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स फॉर एनी एज ग्रुप, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है,
Which of the following is an appropriate option for sending a Microsoft PowerPoint file of more than 25 GB to parents of students? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पावर पॉइंट की कोई 25 GB से ज़्यादा की फ़ाइल भेजनी है पेरेंट्स को, टू पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स की पेरेंट्स को, तो आप ईमेल करोगे थ्रू गूगल ड्राइव, क्योंकि मेल में तो ज़्यादा डेटा नहीं जाता है, ठीक है। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि इतना ही डेटा आप एक बार में भेज सकते हो। तो अगर आपको पावर पॉइंट की कोई फ़ाइल 25 GB से ज़्यादा है वो भेजनी है, तो आप मेल कर दो थ्रू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे कॉपी करके उसको आप अपने लिंक को मेल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेटिक्विट? नेटिक्विट का मतलब है शिष्टाचार का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये है यूज़ ऑफ ऑल कैपिटल लेटर्स, आप रिस्पेक्टिंग पीपल ऑन इंटरनेट, adhering to time schedules, appropriate feedback। दैट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नेटिक्विट का यानी कि शिष्टाचार का। तो कैपिटल लेटर्स यूज़ करने का तो इससे कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिष्टाचार से रिलेटेड पहला ऑप्शन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड यूज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इन टीचिंग टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बट टीचर जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बच्चों की नीड्स को, जो कि अलग नीड्स हैं अलग स्टूडेंट्स की, उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। तो उसके लिए आप टीचर्स जो है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैन बायोड ब्रिंग योर ओन डिवाइस अप्रोच बाय एम्प्लॉयड इन ICT, बी एम्प्लॉयड इन, ठीक है। तो जो ये अप्रोच है BYOD की, इसको ICT में कब अप्रोच, इस अप्रोच को ICT में कब एम्प्लॉय करना चाहिए? ब्रिंग योर ओन डिवाइस फॉर टीचिंग, फॉर टीचर ट्रेनिंग। बाय योर ओन डिवाइस को ICT में आप कब एम्प्लॉय कर सकते हो? टीचर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, फॉर टीचर ट्रेनिंग बायोडी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ICT में। अगला है, टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस द टीचर इन कमिंग डिकेड्स एंड वी विल सी नो टीचर इन क्लासरूम। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये गलत है। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी आने वाले समय में टीचर्स को और हमें क्लासरूम में कोई टीचर नहीं दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल है। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप ये सब यूज़ करते हैं। तो इसका क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की? इट कैन पोज अ थ्रेट टू अ यूज़र इन सम मैनर, ठीक है। ये हमें क्या कर सकता है? थ्रेट कर सकता है, किसी भी तरह से खतरा कभी भी पैदा कर सकता है। आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर नहीं है आज के टाइम में, आप अगर कहीं पर भी कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं। अगला है, इन अ हेट्रोजीनियस एंड मिक्स्ड एबिलिटी क्लास अ टीचर शुड। एक हेट्रोजीनियस, इसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, और एक मिक्स्ड एबिलिटी, सबकी अलग अलग एबिलिटी है, ऐसी एक क्लास है। तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? यूज़ ऑफ वेराइटी टीचिंग लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग के जो मेथड्स है ना, अलग अलग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज़ करना चाहिए जब क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज़। असेसमेंट की प्राइमेसी यानी कि प्राथमिकता क्या है? तो क्या है प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट की प्राथमिकता क्या होती है? डायग्नोसिस एंड फीडबैक। क्यों किया जाता है असेसमेंट? डायग्नोस करने के लिए, जानने के लिए कहाँ बच्चा गलत है, कहाँ सही है, फिर उसको फीडबैक देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट पर्पस डज अ लैंग्वेज लैब सर्व? जो भाषा की लैब्स होती हैं, लैंग्वेज लैब्स होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन पढ़िएगा, इट इनेबल यूज़र टू एक्सपीरियंस अ लैंग्वेज विद हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप उसमें वो आपको क्या देता है कि एक्सपीरियंस देता है, लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करना, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ये होता है लैंग्वेज लैब में, ठीक। अगला क्वेश्चन, which language should be used in primary education
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स एज़ पर एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन क्या कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को जो पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है, ठीक है, मातृभाषा यानी कि मदर टंग, वो आपको यूज़ करनी चाहिए। ये आपको कौन कहता है, एजुकेशन कमीशन कहता है। तो यहाँ पर हमारे 50 सवाल कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी की जो 50 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में भी और पार्ट ए में भी, ठीक है, तो पार्ट बी की जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट्स और आ चुके हैं 50-50 क्वेश्चंस के, आप वो भी जाकर देख सकते हो। एंड आई होप आपको यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है, ठीक है, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की क्लासेस आपको दें। धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्लासेस को भी हम बढ़ाएंगे, है ना, अभी क्योंकि शुरुआत है, तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया है विद PYQ, जिससे हमें ये एनालिसिस मिले कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने अच्छे से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो भी आपको एक अलग वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी बैच वगैरह से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन मोटिव क्या है, पढ़ना। बढ़िया से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, एक फ़्लो में तैयारी करो, जिससे एंड में आपके पास ज़्यादा बर्डन आपको ना पड़े। इसके अलावा क्लास के बारे में कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।